वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर बाजारों की बात करें तो आज 26,200 का आंकड़ा एक बार निफ्टी ने पार तो किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जिसके चलते हुए बाजार में वोलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं, कभी हरा निशान तो कभी लाल निशान। एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, बैंक निफ्टी में भी इस समय 41 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और सेंसेक्स भी इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप में कल काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, आज थोड़ा बहुत हल्कापन देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल द मार्केट्स जो है थोड़ा बहुत म्यूटेड ओपनिंग के बाद एक ही दायरे में घूमता हुआ, दायरा वही ब्रॉड रेंज 26,200 के आसपास एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और टफ रेजिस्टेंस बाजार को मिल रही है और आज भी उसके इस समय उसके नीचे निफ्टी कामकाज करते हुए। आज जिन स्टॉक्स में तेजी है उनमें कोल इंडिया, निफ्टी 50 की बात कर रही हूँ, कोल इंडिया यहाँ सबसे ऊपर है करीबन 4% के इजाफे के साथ। टीएमपीवी यानी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल करीबन 1.5% ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और श्रीराम फाइनेंस कुछ अन्य काउंटर्स जो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। और गिरने वाले काउंटर्स में इन्फोसिस शामिल है। बहुत अच्छी दौड़ लगाई इन्फोसिस ने, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। भारतीय एयरटेल यहाँ पे भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और विप्रो कुछ अन्य काउंटर्स जो आज लाल निशान में कामकाज कर रहे हो। तो एडवांस डिक्लाइन अगर हम निफ्टी 50 का इस समय देखें तो 25-25 का है, 25 इन ग्रीन एंड 25 इन रेड। बाजार की दिशा क्या रह सकती है और आपको ऐसे बाजार में क्या काम करना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड भी आने वाला है और नए साल की तैयारी भी करनी है हमें। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर मनीष शर्मा, ही इज फाउंडर प्रॉफिट एज एकेडमी, एंड मिस्टर समीर दलाल, प्रेसिडेंट नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू मनीष। 26,200 एक बार फिर हम उसी लेवल के आसपास है जहां से हम बहुत बार रिटर्न भी कर गए हैं और नीचे के लेवल्स भी देखे हैं। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जी बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर आप देखें कॉल राइटर्स का डेटा भी देखें तो वहीं पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स है। तो आज का क्लोजिंग 26,200 के ऊपर होना बहुत जरूरी है जी। अगर 26,200 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर 300-400 पॉइंट की अपसाइड स्पेस ओपन हो जाती है। 26,500 26,700 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो आज का क्लोजिंग बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है 26,200 के ऊपर क्लोजिंग होना। और सहारा कौन देगा? कल तो आईटी ने संभाला था क्योंकि बैंकिंग अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन आज बैंकिंग भी दिक्कत में है और आईटी भी दिक्कत में है। जी बट कल मेटल्स में काफी अच्छा तेजी था अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। मेटल एंड फार्मा सेक्टर मुझे थोड़े बेटर लग रहे हैं। एंड ये जैसे कोल इंडिया, एफएमसीजी वगैरह ये सब भी थोड़ा बेटर स्टॉक लग रहा है। समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी, आप 2025 को कैसे डिस्क्राइब करेंगे एज फार एज द इक्विटीज आर कंसर्न्ड? I can't hear you, sir. Can you please unmute your mic? Sorry, अभी आ रही है? जी। Okay, so first of all, thank you for having me on the show. And Always a second, pleasure. जो आप क्वेश्चन पूछा कि यह कैसे डिस्क्राइब करें, तो मैं एक मिक्स बैग की तरह डिस्क्राइब करना चाहूंगा। थोड़ा फोकस्ड ईयर जैसे डिस्क्राइब करेंगे, जहां बहुत कम स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट आई है, बट ब्रॉडर मार्केट में अभी भी पेन बहुत ज्यादा है। जी। अभी लास्ट 2-3 डेज में आप देखेंगे तो सेंटा क्लॉज रैली में सब जो गिरे हुए स्टॉक्स है थोड़ा थोड़ा चलने लगे, बिकॉज ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ सेलिंग थोड़ा सा है। करेक्ट। प्लस ईयर एंडिंग है तो एनएवी प्रॉपिंग भी थोड़ा सा होता है कि सेलर्स भी साइड पे आ जाते हैं। दे वांट, म्यूचुअल फंड हाउसेस वांट द एनएवीज टू गो अप, पीएमएस फंड मैनेजर्स want AUMs, I mean अपना NAVs to go up, तो they can show performance। तो वो थोड़ा सा हो रहा है। क्वेश्चन कम सस्टेनेबिलिटी का कि कैन दिस मोमेंटम ऑफ अपसाइड सस्टेन पास January 5th, ओके। एंड देन इट फोकसेस ऑन कि बजट में क्या आने वाला है, क्योंकि आई थिंक बहुत जल्दी से डिस्कशन विल मूव फ्रॉम US trade treaty to budget, because now we are literally 1 month away from the budget। और मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने इतने सारे इंसेंटिव्स ऑलरेडी दे चुके हैं करंट ईयर में, टैक्स ब्रेक्स, GST कट्स, कि गवर्नमेंट के इस बार हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं
से आएंगे कि दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंटिन्यू टू गिव दीज टैक्स ब्रेक्स, मीनिंग यहाँ से और नहीं बढ़ा सकते। आई एम नॉट सेइंग दे रिट्रैक्ट देम, आई एम सेइंग दे मे नॉट बी एबल टू गिव एनीथिंग फ्रेश। तो बजट टू सम एक्सटेंट में व्हाट दे आर गोइंग टू हैव टू डू इज शो कि हम केपेक्स कर रहे हैं, हम स्पेंड्स बढ़ा रहे हैं, and try to hope that the economy starts moving up because of the government spending. Government के spends ये साल भी ऐसे वैसे कम नहीं हुए, but if we assume कि collections next year may not be as great, then either two things will happen. Fisc has to go under pressure, यानी कि आपका fiscal deficit बढ़ेगा या फिर आपका spending कम होगा। तो it's a very tricky budget that the government is going to have to present this time around with limited benefits. And hopefully some creative ways of showing कि हम spending कर रहे हैं from the budget, but actually pain will come from that outside of जो government budget है, but NHAI में ज़्यादा debt ले लेंगे या you know in some of their subsidiaries जो eventually don't consolidate it, but we need to see that. But yeah, it's been a mixed bag here. Nothing great has come from FY25, even though market is at lifetime high. आपने नए साल की सारी बातें समझा दी है, लेकिन एक आप पॉइंट मिस कर गए हैं कि पॉलिसी भी है आरबीआई की, जहां पे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है ये माना जा रहा है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ये माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट जो है वो आने वाली पॉलिसी में हो सकता है। सो उसकी संभावनाएं कितनी है और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 125 बेसिस पॉइंट का कट हम देख चुके हैं, जिसका हाफ is already into the system, half is still to come. CRR कट भी देख चुके हैं, 25 बेसिस पॉइंट एडिशनल कट कितना सही होगा हमारी इकोनॉमी के लिए? So I'm going to ask you a reverse question, ma'am. We are all saying 25 बेसिस पॉइंट आएंगे। ये 25 पॉइंट बेसिस कट का जो रेट कट आया, उसके बाद 10 ईयर जी से कहाँ गया? वही का वही है, ऊपर ही गया है। थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर ही गया, gone up, right? Which tells you कि I mean, I honestly believe कि 25 basis point rate cut government should give because economy is not showing growth. अगर economic growth होता था तो you would see the broader market starting to perform. The fact is ये GDP numbers 8.2 और सब दिखा रहे हैं, I don't know whether they are believable or not believable. I'm being very frank with you. Correct. If I believe कि GDP is growing, why are the numbers not showing that in companies, corporates, right? So I believe their growth नहीं है और RBI should cut interest rates. Problem क्या है कि we are saying कि inflation नहीं है, but let's take 3 years. हम 3 साल पहले की बात करें and we talk today. If we take the total inflation from that to this point, what is our inflation rate? हम लोग सिर्फ ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, हाई बेस पे ठीक है इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, पर वो हाई बेस जब आया था वी वर हैविंग इन्फ्लेशन क्लोजर टू 7.5-8%। राइट। इफ गो बैक 5 years, अगर हम 5 years ago की प्राइसिंग देखें फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, आवर इन्फ्लेशन on a compounded basis is close to 6%, क्योंकि the rally had become so sharp कि अभी हम फ्लैट हो रहे हैं, but on a cost of living for an individual is still very expensive. महंगाई जो सब लोग बात करते हैं अभी भी फिलहाल है। So how do you bring these prices down? That is the question. So even RBI has a tightrope walk. उनके rate cut जो आए थे is not showing in the 10-year G-Sec. Right. I would have liked to see कि 10-year G-Sec comes down a bit. If that comes down, it shows कि interest rates are eventually heading down. क्योंकि अगर मैं बैंक हूँ और I can put my money in a 10-year G-Sec at 6.7% जो risk free है, why lend it at 7.25% जहाँ या 7.3% जहाँ risk लेना पड़ रहा है? For that 50 points, why to take so much risk? All of these factors need to be looked at. बहुत इजी है यहाँ पे बैठ के assume करना, but eventually क्या आता है needs to be seen. So I am not saying कि rate cut नहीं आना चाहिए, I am saying आना चाहिए. But is the RBI going to be in a position to give it? I do not know, क्योंकि एक साइड पे करेंसी भी गिर रही है, यानी कि डेट का पैसा जा रहा है। अगर आप रेट कट देते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, the spreads between US and India if they narrow, why should debt money come in? Equity money जा ही रहा है. Lots of questions. स्टार्टिंग जनवरी FIs वापस आएंगे, अगर वो मार्केट को देखेंगे लाइफ टाइम हाई पे है, when they were selling at this point they are again going to come selling more.
You have private equity selling जो पैसा लेके जा रहे हैं, प्रूडेंशियल जैसी कंपनी 10,000 करोड़ लेके निकल जाने वाली है फ्रॉम इंडिया, एलजी 10,000 करोड़ लेके गई है. So where is my question is we are artificially inflated market right now. Large cap बढ़ के सबको लगता है मार्केट ठीक ठाक है, पर if you beneath the surface things are not okay. I think हम लोग बबल एक्सटेंड कर रहे हैं, बबल नहीं है बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस एक्सटेंड कर रहे हैं. जी, एन अपॉर्चुनिटी फॉर करेक्शन जो फिलहाल हुआ नहीं है. बिल्कुल सही. मनीष से जानते हैं, क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बार बार रेलवे स्टॉक्स फायर कर रहे थे, तो मैं आपसे रेलवे स्टॉक्स के बारे में ही जानना चाहूंगी, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट से पहले डिफेंस और रेलवे जरूर चलता है. अभी तक तो रेलवेज की हालत कुछ ठीक नहीं थी एज फार एज द स्टॉक प्राइस इज कंसर्न, सभी रेलवे काउंटर्स की, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम एक अच्छा रुझान देख रहे हैं. आप कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देखिए, वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है और आज भी है. तो एनी स्टॉक दैट यू आर टारगेटिंग रेलवे स्पेस में जो आपको अच्छा लग रहा हो चार्ट्स पे? एक बाउंस बैक ही है, प्ले करना है या नहीं? जी बिल्कुल. अगर आप जनवरी का मंथ अगर देखें तो रेलवे में ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स में हमें एक्सपेक्टेशन रैली देखने मिलती है बजट के पहले, और ये पूरा महीना कंटिन्यू रहता है जान के महीने में. तो मुझे लगता है जान में आपको ये 4 स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए. IRFC है, इरकॉन है, जुपिटर वैगन्स करके एक स्टॉक है, और एक और स्टॉक है, एक मिनट, IRCTC. तो ये 4 स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए. जी, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं मनीष. यहाँ पे आज NMDC में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. 4.5% का इजाफा है, 52 वीक हाई के आसपास कामकाज कर रहा है. हिंदुस्तान कॉपर जो एक अच्छे मोमेंटम में है, आज फिर 2% ऊपर है और 410 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है. हिंदुस्तान जिंक, नैल्को भी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज कर रहे हैं. मेटल स्पेस की आपने बात की थी, तो मेटल स्पेस में आपको क्या पसंद है? नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, इनमें से कुछ स्टॉक्स जो आपको चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हो? जी, नैल्को की आपने बात की, वो 52 वीक हाई ब्रेकआउट के आसपास है. हिंद कॉपर 52 वीक हाई के आसपास ब्रेकआउट के आसपास है. जी, सेल है, NMDC है. तो मेटल सेक्टर कल भी पॉजिटिव था, मेटल सेक्टर आज भी पॉजिटिव है, और मेटल सेक्टर ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है. मुझे लगता है 2026 का एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मेटल सेक्टर हो सकता है. काफ़ी मोमेंटम हमने मेटल स्पेस में देखा है और पिछले 2 महीनों से लगातार एक अच्छा मोमेंटम में सारे ही स्टॉक्स है. और चाहे सिल्वर में सर्ज है, उसका एक इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में देखने को मिल रहा है. कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, उसका हिंदुस्तान कॉपर पे. हिंदुस्तान कॉपर भी सिल्वर से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, पर दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली है. और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे. समीर सर, पहले